आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की, जनरली जो इंग्लिश में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। बैंक हो, एसएससी हो या एनडी हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, उनमें एरर्स किस तरह से पूछी जाती है। तो प्रयास ये करेंगे कि हम 10 से 12 एरर के थ्रू बहुत सारे रूल्स को समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा नंबर 1 क्वेश्चन। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। इस संडे को मेरे दोस्त ने मुझे चाय के लिए बुलाया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? ठीक, ध्यान रखिएगा, इनवाइट के साथ टू का प्रयोग होता है, फोर का नहीं। ही हैज इनवाइटेड मी टू डिनर, टू लंच, टू ब्रेकफास्ट, नॉट फॉर लंच, नॉट फॉर ब्रेकफास्ट। ये ध्यान रखिएगा, हमको फिलो में कुछ गलत बोलने की आदत पड़ जाती है। याद रखना, इनवाइटेड के साथ अगर हम किसी चीज के लिए किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो टू का यूज होगा। चलिए देखें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट फॉर द ट्रिप। टीचर्स और उसके स्टूडेंट ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए, जब भी दो सब्जेक्ट ए और बी विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, as well as including, excluding, but, not but, except, अगर इस तरह के सब जो कंजक्शन है उनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा पहला कर्ता प्रधान होता है, जिसे हम पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट कहते हैं। पैरेंथेटिकल, पेरेंट वो है तो मुखिया हमारा पहला सब्जेक्ट है। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा मुखिया है तो वर्ब भी उसी के अनुसार लगती है। इसलिए जो एरर है वो बी पार्ट में होगी। कारण क्या है कि टीचर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए करेक्ट जो यूज होगा वो हैज का होगा। एक बार फिर ध्यान रखिए, अगर दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस प्रकार के कंजक्शन से जुड़े हों तो पहला करता है वो प्रधान होता है, उसी के अनुसार वर्ब का यूज होता है। इसलिए हैज इज द करेक्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हैव। अगला एग्जांपल देखें। तेंदुलकर इज ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हो सकता है आप में से कई लोग इसका आंसर जान भी जाएं, फिर भी थोड़ा सा इसको डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से हम बहुत सारे और एग्जांपल को भी समझ सकते हैं। देखिए, यहां ब्रेडमैन के पहले दा लगना है, उसका कारण समझने का प्रयास करते हैं। जनरली होता क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल। तो देख लीजिए, हमने तेंदुलकर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, लेकिन ब्रेडमैन के पहले क्यों लगेगा? जब प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन के रूप में काम करने लगती है और गुणात्मक तुलना जब दर्शाई जाती है, तब जिससे तुलना हो रही उसके पहले आर्टिकल दा लगता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर का मतलब वही शेक्सपियर नहीं आएगा एज इट इज। अगर एज इट इज होते तो प्रॉपर नाउन आती। इसका मतलब जो काम अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर ने किया है वही संस्कृत साहित्य में कालिदास ने भारत में किया है, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्रेडमैन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महान क्रिकेटर है, महान बल्लेबाज है, उसी प्रकार से भारत के लिए तेंदुलकर की वैल्यू है। तो वो प्रॉपर नाउन ना होकर एक एज अ क्रिकेटर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए वो कॉमन नाउन का काम कर रहा है और ऐसी स्थिति में आर्टिकल दा का यूज होगा। इसके कुछ और उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में से एक बार व्यापम में आ चुका है, इंदौर इज द मुंबई ऑफ एमपी। अगला एग्जांपल देखते हैं।
You shall get all the information if you read this book carefully. अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं, पूरी पढ़ते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एक समान सी चीज ये है कि ऑल जो होता है, ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। तो उस हिसाब से ऑल के बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ तो ठीक है, प्लूरल है, लेकिन समस्या इंफॉर्मेशन में ही है। इंफॉर्मेशन एक्चुअली अंग्रेजी में अनकाउंटेबल नाउन मानी गई है, यानी जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में कई ऐसी नाउन हैं जो हिंदी में या अन्य भाषाओं में काउंटेबल है, जिन्हें गिनते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उन्हें अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन, न्यूज, आपका सीनरी, मशीनरी, चौक, केक, ब्रेड, ये इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल मानी जाती है, भले हिंदी में ये काउंटेबल हो। और जब अनकाउंटेबल है तो दो शर्तें याद रखना। पहली चीज, इनमें ऐसे एस नहीं लगेगा। नंबर दो, कि इनके पहले कोई डिटरमिनर नहीं लगेगा, जैसे ए, एन, 1, 2, 3, इसलिए यहां एस का उपयोग नहीं होना था। करेक्ट आंसर इज ऑल द इंफॉर्मेशन। आगे देखें, एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। माई फादर गेव मी अ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे बर्थडे पर एक दूरबीन गिफ्ट की है। हो सकता है आपको ये एग्जाम्पल बहुत सारे सरल लग रहे हों, फिर भी कई और कॉन्सेप्ट हमें इसी तरह के याद रखना जरूरी है। गलती है बाइनोकुलर्स में। यहां होना चाहिए बाइनोकुलर्स। साथ ही साथ एक और गलती है, एक और गलती मतलब इतनी सी करेक्शन नहीं है केवल। ध्यान रखिएगा, कई हमारे ऐसी चीजें हमारे यूज वाली हैं जिनमें दो पार्ट होते हैं, जैसे ग्लासेस, कौन सा वाला, जिसका हम चश्मा कहते हैं, स्पेक्टिकल्स, सॉरी, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, सिजर्स, ब्रीचेस, इन सब में कितने हिस्से होते हैं? दो। स्पेक्स, वी हैव टू पार्ट्स। ट्राउजर्स, बहुत कॉमन वर्ड है, ट्राउजर्स। तो इनके साथ दो तीन चीजें हमें बहुत विशेष याद रखनी। पहली चीज तो ये कि ये बिना एस के यूज कभी होंगी ही नहीं। हालांकि स्पेक्टिकल होता है, वो उस पर हम कभी और बात करेंगे, तब वो अर्थ उसका चश्मा नहीं होता, तब होता है। इन सब में एस लगेगा ही लगेगा। तो पहली गलती तो ये थी कि इसमें एस लगना ही लगना है। दूसरी चीज है, लेकिन अब पिताजी ने तो एक ही दी और ये मैं कह रहा हूं बहुवचन में इस्तेमाल होती है, तब क्या करें? तो याद रखिएगा, जब भी कोई काउंटेबल नाउन होती है तो उसका सामान्य से नियम है कि वो डिटरमिनर या निर्धारक लेगा ही लेगा। किसी नंबर को हमें शो करना नहीं पड़ेगा, चाहे वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट। अब चूंकि एक ही गिफ्ट दी है तो क्या करें, अब आप बहुवचन है, बहुवचन के पहले ए नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में भी जब भी इनके एक लेने की स्थिति हो तब आपको पेयर जोड़ना पड़ेगा। तो करेक्ट जो आंसर हमारा हुआ, पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, When I failed to solve the problem myself, I unhesitatingly called for his help. जब मैं खुद से अपनी समस्या हल नहीं कर पाया तो मैंने बिना हिचक के उसकी मदद मांगी। ये बहुत सरल एग्जांपल है, इसको जल्दी से समझ के खत्म करते हैं, फिर अगले एग्जांपल पे आते हैं। मैंने उसकी मदद मांगी, यानी घटना पास्ट की चल रही है। तो व्हेन आई फेल्ड,
जब मैं असफल हो गया तब मैंने उसकी मदद मांगी। आगे देखें, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जो प्राकृतिक सुंदरता की जो सीनरीज की जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत तेजी से बिक रही हैं, बहुत हॉट केक्स की माफिक। अब अभी अगर आपको याद हो तो मैं पहले कुछ स्लाइड में आपको इसका एग्जांपल बता चुका हूं, जब मैंने आपसे इस वाले एग्जांपल को शेयर किया था तब मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन वाले में हमारी बात हुई थी कि इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल रहता है, इसीलिए उसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। और यह बात हमें ध्यान रखनी है कि सीनरी भी अनकाउंटेबल वर्ड है। सीनरी इज आल्सो कंसिडर्ड अनकाउंटेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। सीनरी, न्यूज, पोएट्री, लगेज, बैगेज, ये सब अनकाउंटेबल हैं। और जब अनकाउंटेबल है तो ये एस या ईएस नहीं लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए गलती हमारे फर्स्ट पार्ट में, इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे करेक्ट करने के लिए, सीनरी की जगह सीनरी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड इट बिकम्स। पहले मैं इसके एरर का पार्ट बताता हूं आपको। हम में से कई लोगों को ये लग सकता है थिंक ऑफ इट, थिंक अबाउट इट होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा थिंक ऑफ और थिंक अबाउट दोनों करेक्ट ऑप्शन है। दिक्कत है इस पार्ट में, आर्टिकल की गलती है द मोर। तो कुछ फ्रेज याद रखिए, जितना आप सोचेंगे उतने ही आप परेशान होंगे। द मोर यू थिंक द मोर डिस्टर्ब यू विल बी। इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा आर्टिकल द दोनों फ्रेज में लगेगा। जितना ऊपर हम जाते हैं, द हायर वी गो, तो देखिए द लगा दिया कोमा, और जनरली इनमें सब में कंपैरेटिव डिग्री होती है दोनों में। द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रेथ। जितना हम ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए दोनों कंपैरेटिव में, जब दोनों कंपैरेटिव से इतना जितना इस प्रकार का अर्थ निकल रहा हो तो हमेशा दोनों फ्रेज में आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए मोर के पहले द का यूज होगा। अगला एग्जांपल देखें, बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। आज का लास्ट है, लेकिन ये थोड़ा मैंने जानबूझ के थोड़ा लेट रखा, इसको समझते हैं। इसको समझाने से पहले कुछ एक दूसरा उदाहरण समझाता हूं मैं। बीइंग अ टीचर आई ऑलवेज हेल्प माई स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बीइंग अ टीचर वी रिस्पेक्ट हिम। दो एक बात, पहले बात का अर्थ है टीचर होने के नाते मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं। दूसरा, बीइंग अ टीचर वी रिस्पेक्ट हिम, टीचर होने के नाते हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहले वाक्य में मैं टीचर हूं और मेरे लिए ही बीइंग आया है, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सही है। यानी जब भी बीइंग के बाद जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो यहां सब्जेक्ट के रूप में आता है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे टीचर होने के नाते, तो यहां टीचर का प्रोनाउन आना चाहिए था, लेकिन टीचर तो हम है, हम की हमारी बात तो नहीं हो रही, टीचर है वह है,
ऐसी स्थिति में ये गलत सिंक्रोनाइजेशन है, यहां कोऑर्डिनेशन या सिंटेक्स गलत है। अगर ऐसी स्थिति होती है तब इसका प्रोनाउन हम यहां लगाते हैं, यानी ही बीइंग अ टीचर। अब ऊपर वाले में जाते हैं कि एरर हम आपको समझ में आ गई होगी। एरर है यहां, क्योंकि आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं गया, तो मैं तो रेनी डे हो नहीं सकता, यानी ये ऑर्डर चेंज है। अब इस ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, रेनी डे का प्रोनाउन हमें आगे लगाना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट बीइंग अ रेनी डे, कॉमा पूरा जो कहता हूं आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। उम्मीद है इन एग्जाम्पल से आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ एरर क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कॉमन एरर के साथ। थैंक यू वेरी मच।